चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और मध्य प्रदेश के एक बेहद शानदार और व्यवस्थित इकोलॉजिकल सफर पर चलते हैं। इस कमाल की भौगोलिक जानकारी को डिकोड करके हम एक बहुत ही दिलचस्प और यादगार नक्शा तैयार करने वाले हैं। चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे डेटा को एक वर्चुअल एटलस की तरह 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे, फिर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक उद्यान, फिर वन्यजीव अभयारण्य और आखिर में रामसर वेटलैंड साइट्स पर बात करेंगे। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व। ये असल में राज्य के इकोसिस्टम की सबसे बड़ी और विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हैं। देखते हैं कि इन्हें ग्लोबल पहचान कैसे मिली। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये हमें बहुत ही साफ तरीके से बताती है कि कैसे 1999 में नर्मदापुरम का पचमढ़ी राज्य का पहला बायोस्फीयर बना और फिर 2009 में इसे यूनेस्को का दर्जा भी मिल गया। इसके बाद अनूपपुर का अचानक मार और फिर पन्ना भी इस प्रतिष्ठित ग्लोबल लिस्ट में शामिल हो गए। बायोस्फीयर से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने दूसरे पड़ाव पर आते हैं, जो हैं हमारे प्रमुख वन्य क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व्स और राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के लिए बाघों की आबादी को बैलेंस करना सच में बहुत अहम है और ये चार्ट बिल्कुल यही दिखाता है कि राज्य के कुल 11 नेशनल पार्क्स में से मेजॉरिटी यानी 7 पार्क्स सीधे तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जबकि 4 ऐसे हैं जो इसका हिस्सा नहीं है। तो किसी भी एग्जाम के नज़रिए से जो सबसे ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो ये 4 अपवाद हैं: भोपाल का वन विहार, श्योपुर का कूनो पालपुर, डिंडोरी का घुघवा और धार का डायनासोर नेशनल पार्क। इन चारों में टाइगर रिजर्व मौजूद नहीं है। एक और दिलचस्प फैक्ट है, नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब संजय डुबरी का ये पूरा इलाका इस रीजन का सबसे बड़ा पार्क हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ चला गया और गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहलाया। इसी वजह से आज 940 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया के साथ कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की तरफ रुख करते हैं। यहाँ बात होगी कुछ ऐतिहासिक और बिल्कुल अनूठे नेशनल पार्क्स की, जिनके अंदर कई शानदार महल, साहित्य और पुरानी किंवदंतियां छुपी हुई हैं। 484 मीटर ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल माधव नेशनल पार्क के अंदर मौजूद जॉर्ज कैसल समुद्र तल से बिल्कुल इतनी ही ऊंचाई पर बना है। 1911 में माधवराव सिंधिया प्रथम ने इस शानदार महल को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए बनवाया था। लेकिन जरा सोचिए, वो दोनों कभी यहां आए ही नहीं। क्या हम जानते हैं कि पेंच नेशनल पार्क के जंगल और खासकर वहां के काला पहाड़ वाले इलाके ने ही मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग को इंस्पायर किया था? बिल्कुल, ये वही जगह है जहां से उन्हें द जंगल बुक में हमारे फेवरेट मोगली की कहानी लिखने का शानदार आइडिया मिला। और ये 10 टन क्या है? दरअसल पेंच नेशनल पार्क के खवासा गेट पर एक बहुत ही विशाल बाघ की मूर्ति खड़ी है, जिसका वजन पूरे 10 टन है। 17.5 फीट ऊंची और 40 फीट लंबी ये मूर्ति पूरी तरह से कबाड़ से बनी है। जी हाँ, टूटी हुई साइकिलों और लोहे की चादरों का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। चलिए अब कुछ और जरूरी ट्रिविया को फटाफट समेट लेते हैं। भोपाल के वन विहार के पनखोरा इलाके में सफेद बाघ मोहन का जन्म हुआ था। वहीं बांधवगढ़ ने 11 मई 2026 को एक लड़ाई में अपने मशहूर पुजारी बाघ को खो दिया। पन्ना में भी 100 साल से ज्यादा उम्र की हथनी वत्सला का जुलाई 2025 में निधन हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, माधव नेशनल पार्क मार्च 2025 में मध्य प्रदेश का 9वां और पूरे भारत का 58वां टाइगर प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम अपने चौथे सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे, जो बहुत ही फोकस्ड और जरूरी कंजर्वेशन का काम कर रही हैं। अगर हम पक्षियों के संरक्षण की बात करें तो इसे याद रखना बहुत आसान है। ग्वालियर का घाटी गांव अभयारण्य 1981 से खास सोनचिड़िया को बचा रहा है। वहीं दुर्लभ खरमोर पक्षी को धार के सरदारपुर और रतलाम के सैलाना में सुरक्षित रखा जा रहा है। वैसे सैलाना में एक बहुत ही यूनिक कैक्टस गार्डन भी मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह घड़ियाल संरक्षण केंद्रों के नाम बहुत ही लॉजिकली उन्हीं नदियों पर रखे गए हैं जहां वो मौजूद हैं, यानी चंबल, केन और सोन। इनमें से मुरैना वाला चंबल केंद्र सबसे बड़ा है और इसी के अंदर देवरी इको सेंटर भी आता है। अगर हम सबसे छोटे और सबसे पुराने की तुलना करें तो इंदौर का राला मंडल राज्य की सबसे छोटी सेंचुरी है। एरिया बस 2.25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास।
वहीं दूसरी तरफ नर्मदापुरम के बोरी जंगल को पूरे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन क्षेत्र माना जाता है। देखिए, ये इकोलॉजिकल मैप कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ को उसकी खूबसूरती और चिड़ीखोर के कारण मालवा का कश्मीर कहा जाता है। इसके अलावा रानी दुर्गावती और कर्माझीरी जैसी नई सैंक्चुरीज भी अब बन चुकी हैं। रानी दुर्गावती तो सितंबर 2023 में राज्य का 7वां टाइगर प्रोजेक्ट भी बन गया है। और अब हम अपने एटलस के 5वें और आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जो है रामसर आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड साइट्स। ये हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इस टेबल को देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि अगस्त 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। शुरुआत हुई थी फरवरी 2002 में भोपाल के विशाल भोज वेटलैंड से, फिर इंदौर के सिरपुर और यशवंत सागर जुड़े, उसके बाद शिवपुरी का सामख्य सागर, और अभी हाल ही में अगस्त 2024 में नर्मदापुरम के तवा जलाशय को भी इस अहम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इस पूरे इकोलॉजिकल एटलस को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल सवाल आके खड़ा होता है। इन बदलती हुई सीमाओं, नए टाइगर प्रोजेक्ट्स और बढ़ते वेटलैंड्स के बीच क्या मध्य प्रदेश आने वाले दशक में इन तेज पारिस्थितिक बदलावों और अपने ऐतिहासिक संरक्षण के बीच कोई सही तालमेल बिठा पाएगा? विकास और प्रकृति के बीच का ये बैलेंस कैसे बना रहेगा? ये सच में सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।